Hi friends, this is अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम एक लीगल इम्पॉर्टेंट लीगल राइट की बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो न केवल एक एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट्स या एज ए कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये सिर्फ आपको इसलिए ही नहीं जानना है कि आप जो है किसी विधिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और ये आपका अधिकार है। और वो टॉपिक है आपका क्या, राइट टू वोट, मत देने का अधिकार या मताधिकार। तो ये प्रत्येक नागरिकों को जो भारत का निवासी है उसे मताधिकार एज ए राइट प्राप्त होता है और उसका ये अधिकार रहता है कि वो मत दे सके। कोई भी व्यक्ति उसे मत देने से रोक नहीं सकता या मना नहीं कर सकता है। लेकिन ये आपका जो मताधिकार है इसकी प्रकृति क्या है, मतलब ये विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको जो राइट टू वोट है ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर राइट टू वोट, और क्या क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन होती हैं कि किन किन परिस्थितियों पे आपसे मत देने का अधिकार छीना जा सकता है। और जब आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आप किसी कस्टडी में है, रिमांड में है या कन्विक्टेड पर्सन है, तब भी आपको वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता है या आपका राइट टू वोट जो है वो अलाउ किया जा सकता है। तो आज हम इससे रिलेटेड पूरे प्रोविजन को डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए मतलब मुख्य परीक्षा में तो एज ए या एज ए टॉपिक आ ही सकता है। उसके साथ साथ आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है और एज ए सिटीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं राइट टू वोट इज लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो मत का देने का अधिकार है वो विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो इसको आप पहली चीज देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सोर्स क्या है, मतलब मत देने का अधिकार है वो कहां से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित अगर हम बात करें तो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इसका प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 डिस्कस करता है, किस बारे में बताता है, एडल्ट सफ्रेज, मतलब कि वयस्क मताधिकार। मतलब मत कौन व्यक्ति दे सकता है, जो वयस्क हो गया है और जिसकी एज 1 जनवरी को, मतलब उस वर्ष जिस वर्ष में उसे मत देना है उस वर्ष 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो गई है। पूर्व में जब संविधान स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में ये 21 ईयर थी, बट राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट करके इसको 18 ईयर कर दिया था। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को अपनी एज जो है 18 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो मत देने का उससे राइट मिल जाता है, मतलब वो मत में पार्टिसिपेट कर सकता है, एडल्ट सफ्रेज उसका, उसे वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये आर्टिकल आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन मत दे सकता है, आपको मत देने का अधिकार नहीं देता है। और यही चीज कंफ्यूज करती है छात्रों में। वो अगर देखे कि राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको तो पता है कि हाँ आर्टिकल 326 में एडल्ट सफ्रेज दिया हुआ है, वो सीधा टिक मारते हैं कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन भैया ये सिर्फ बात करता है कि इस वयस्क मताधिकार की, मत देने का राइट नहीं देता है। वो कौन देता है, वो देता है आपका पीआर एक्ट या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और एक आया था 1951 में, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत आपको मत देने का अधिकार दिया गया है। आप राइट टू वोट अपना यूज कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट है ये एक विधि है, इसलिए लॉ है, इसीलिए इस बेस पे कहा जाता है कि राइट टू वोट जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक विधिक अधिकार है, मताधिकार। अब हम बात करेंगे कि जो क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती है मत देने की, कि किन किन परिस्थितियों में आपसे आपका मताधिकार छीना जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि सिटीजनशिप, नागरिकता। भारतीय संविधान का पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या करता है, नागरिकता देता है, नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो उसमें अगर आप जैसे किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो आप खो देंगे, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। और जो इंडिया की मतदाता सूची होती है, जो एक लिस्ट होती है जिसमें सारे वोटर्स का नाम होता है, वहां से आपका नाम अपने आप हटा दिया जाएगा। तो अगर आप भारत के नागरिक नहीं रहते हैं, आपने भारत की नागरिकता खो दी है, तो आप फिर पीआर एक्ट 1950 के तहत आप वोट नहीं दे सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
और यही पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत पहला प्रावधान सिटीजनशिप का था। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अगर व्यक्ति, उसका नाम तो मतदाता सूची में है, वोटिंग लिस्ट में नाम तो है भैया, लेकिन वो अनसाउंड माइंड है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, विकृत माइंड का है, तो भी वो वोट नहीं दे सकता है, राइट टू वोट का यूज नहीं कर सकता है। और अगर अनसाउंड माइंड की बात की जाए तो ये कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है जो आपका भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड है, उसके सेक्शन 84 में दिया गया है, सेक्शन 84 में। और कौन डिक्लेयर करता है कि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या नहीं है, तो ये कोर्ट करती है, न्यायालय के द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है कि यह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या साउंड माइंड है, विकृत चित्त तो नहीं है, ठीक है। और अगला आता है कि कोई व्यक्ति अगर पनिश्ड है, भ्रष्टाचार में, करप्शन में पनिश्ड कर दिया गया है, या किसी आरोप में कन्विक्टेड है, तब ऑलरेडी उसके साथ भी अगर वो कन्विक्टेड पर्सन है तो उसका राइट टू वोट छीन लिया जाता है, वो वोट देने का अधिकारी नहीं है, मत नहीं दे सकता है कन्विक्टेड पर्सन। तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 में ये 3 ग्राउंड हैं जिस बेस पे आप मतदान नहीं कर सकते हैं, मत देने का अधिकार आपको नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जो आया था दूसरे साल, उसमें भी 3 प्रावधान हैं ऐसे जिनके आधार पे आप राइट टू वोट नहीं कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। उसमें पहला है कि अगर आप जेल हुई है, आपको, आप जेल में हैं, निरुद्ध हैं, या किसी पुलिस कस्टडी में हैं या पुलिस रिमांड में हैं, पुलिस कस्टडी और रिमांड में होने पे, जेल में होने पे भी आप अपने मत का अधिकार नहीं कर सकते हैं, राइट टू वोट नहीं प्राप्त है आपको, आप मत देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा राइट है और हमें मत देना चाहिए। दूसरा आता है कि अगर आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पे खुद अपना नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन करते हैं चुनाव में, या किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पे खुद वोट देने जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, या फिर वोटिंग में किसी भी तरह की आप वायलेंस करते हैं, मतलब जैसे मतपत्र लूट लेते हैं, पहले मतपत्र होता था बैलेट पेपर, अब तो खैर ईवीएम है, आप ईवीएम तोड़फोड़ कर देते हैं, ईवीएम लेके भाग जाते हैं, या जो मतदान में, वोटिंग में जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या उनके काम में जो है आप बाधा पहुंचाते हैं, तो उसके तहत भी आपको वोटिंग राइट छीना जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसी गलती भूल के भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको लाइफ टाइम आपको वोटिंग राइट जो है वो छीना जाएगा। और ये जो इसमें मत पत्र में गड़बड़ी और ये सारी चीजें, इसका अगर वर्णन पूछा जाए कहां दिया गया है, तो ये आपका आईपीसी सेक्शन 171E एंड आईपीसी सेक्शन 171F में दिया गया है। तो इसके ग्राउंड पे भी आपका वोटिंग राइट छीना जा सकता है, और ये मेंशन है आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में। तो दोस्तों ये आपके ग्राउंड थे जिस आधार पे आपका मतलब वोटिंग राइट डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, मतलब आप मत नहीं दे सकते हैं। चलते चलते हम एक चीज पे और चर्चा करेंगे कि कोई कस्टडियन है, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कस्टडी में है, किसी मुद्दे पर या किसी इश्यू में, तब भी वो अपना राइट टू वोट कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों पहली बात कि जैसे उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है या कुछ भी है, और वो बेल पे बाहर है, मतलब वो जमानत पे बाहर आया है, तो वो मत दे सकता है, उसका वोटिंग टू राइट है, उसे वो राइट टू वोट मिला हुआ है, वो मत दे सकता है। दूसरा है कि अगर जैसे वो किसी अपराध की सजा तो भुगत रहा है, लेकिन सजा के बीच में ही पैरोल में बाहर आया हुआ है, और उसी समय वहां पे मत डाला जा रहा है, वोटिंग हो रही है, तो पैरोल में अगर बाहर आया है तब भी वोट दे सकता है, अगर वो जमानत पे है या पैरोल पे आया है। या फिर एक और तीसरा ग्राउंड है कि आपका जो सीआरपीसी है, अपराध प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 151 धारा 151 के तहत वो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे कहीं प्रिवेंट किया गया है, किसी भी शांति, जैसे कोई शांति भंग ना कर पाए किसी तरह की, किसी मतदान में बाधा ना कर डाल पाए या कुछ करे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भी अगर उसे निरुद्ध किया गया है, तब भी उसका वोटिंग टू राइट नहीं छीना जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी वो अपना मत दे सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो दोस्तों ये आपका था राइट टू वोट से रिलेटेड सारे प्रोविजन। मैंने कोशिश किया है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो प्रोविजन है, आईपीसी में या सीआरपीसी में, उसको एक साथ यहाँ पे किया है। इस तरह से आप ये अपना एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, और बाकी के टॉपिक के लिए हम आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके पास। और एक चीज और, एक नोटिस था आप लोगों के लिए कि अगर आप जुडिशरी परीक्षा की तैयारी शुरू किए हैं, किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम अगर आप देने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं या रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए
लिए हमारा जो चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, जिसका नंबर है 7500110314, इस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारा जस्ट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको जनरल स्टडी और लॉ सारे पेपर की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। प्री कम मेंस कम इंटरव्यू, मतलब तीनों सेक्शन की प्रॉपर तैयारी एक रणनीति के साथ कराई जा रही है, जिसमें आपको टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू मॉडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिसें, आंसर राइटिंग, सारी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास और वीडियोस प्लस पीडीएफ नोट्स, सारा मटेरियल दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा। आप अपने डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होता है, वहां पे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो अपनी जुडिशरी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टारगेट फॉर आईक्यू का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी स्टार्ट हुआ है और इस दिए गए नंबर पे आप अपनी इंफॉर्मेशन या अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।